वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको एरर का पार्ट कराने वाला हूं। इसके अंदर मैं 20 एग्जांपल्स लूंगा और उन 20 एग्जांपल्स के अंदर आपके नए नए कॉन्सेप्ट आज आपको देखने को मिलेंगे। आप जब इस एग्जांपल्स को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कैसा एग्जांपल है, लेकिन जब मैं आपको बता दूंगा तो आपको बिल्कुल भी उसकी जो गहराई है वो बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगी। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को मैं बहुत अच्छी तरह से समझा दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए। और भी आप एरर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप कोई सी भी किसी भी टॉपिक पर यदि वीडियो चाहते हैं मेरे द्वारा, तो आप सर्च करिएगा। यानी जैसे मान लीजिए आपको टेंस चाहिए तो आप सर्च करिए टेंस बाय राम सर। यदि आपको एडवर्ब चाहिए तो एडवर्ब बाय राम सर, प्रोनाउन बाय राम सर, एरर्स बाय राम सर, एयरफोर्स इंग्लिश बाय राम सर, यानी कुछ भी सर्च करो, बस आप राम सर लिख दो, उसमें मेरी वीडियो आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको हर प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा टाइम पर। चलिए अब मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि 20 कॉन्सेप्ट हैं और हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से बताना है। थोड़ा आप भी उसमें ध्यान देना, उसके बाद मैं जो बता दूंगा उस पर आप बताना मुझे इन 20 कॉन्सेप्ट में से आपने कितने कॉन्सेप्ट आपने एकदम सही किए थे, मुझे ज़रूर स्कोर बताना। चलिए देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट है हमारा ऑल द मेंबर्स इन द काउंसिल बिगिन शाउटिंग एट ईच अदर। सोचो इसमें क्या हो सकता है, सोचिए जल्दी से क्या हो सकता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर पहले वाले में गलती है। वो किस लिए है कि देखो ऑल द मेंबर्स, कभी भी अगर ऑल द मेंबर्स आता है तो उसके बाद हम ऑफ का यूज करते हैं, ना कि इनका। यानी ऑल द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, यानी काउंसिल के सारे मेंबर्स बिगेन शाउटिंग एट ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर क्या हो गया, चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर याद रखो, जैसे आपने देखा होगा ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, सारे बच्चे इस क्लास के, तो ऑल द स्टूडेंट्स के बाद क्या आएगा, ऑफ आएगा। तो याद रखो ऑल के साथ क्या आता है, ऑफ का कनेक्शन चलता है। समझ में आ रहा है। अच्छा, एक और देखो, एक कॉन्सेप्ट और पूछा था कि ईच अदर और वन एन अदर में क्या फर्क होता है। तो याद रखना, ईच अदर हमेशा जो आता है वो दो के बीच में आता है, लेकिन वन एन अदर जो होता है वो दो से ज्यादा के लिए आता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, एयरफोर्स के अंदर आया था, ठीक है ना। और भी इसमें कॉन्सेप्ट से मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आया था, एक दो कॉन्सेप्ट और भी आए थे। समझ में आ गया। अगर आपको याद नहीं होता कि ईच अदर दो के लिए आता है फिर ज्यादा के लिए, तो मैं आपको ट्रिक देता हूँ बहुत जल्दी शॉर्ट में। देखो ईच अदर, अब ईच तो हम नहीं जानते, मतलब बीच जानते हैं। क्या करते हैं, बीच। और आपने देखा हो बीच बचाव, बीच बचाव हमेशा हम दो पक्षों के बीच में करते हैं। कभी भी लड़ाई हो जाएगी तो दो पक्षों के बीच में होगी ना, बस। यानी कभी भी ईच आ जाए, ईच मतलब बीच, और जो इसका मतलब हो गया बीच दो के बीच में, तो मतलब ईच अदर दो के लिए और दो से ज्यादा के लिए क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि वन एन अदर। आगे देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट पूछा गया था एयरफोर्स में और इसके लिए मैंने बहुत अच्छी ट्रिक से ये समझा भी दिया था। देखो कॉन्सेप्ट है क्या, पूरे को पढ़ने की जरूरत नहीं, यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। ये ऐसे ही आता है, स्टार्टिंग ही नो सूनर से होती है। यदि कोई भी सेंटेंस की शुरुआत यदि नो सूनर से होती है तो उसके साथ जो कंजंक्शन आएगा, जो बीच में दो सेंटेंसों को जोड़ेगा, वो हमेशा देन से ऐड होगा। ये आप याद रख लो, रट्टा मार लो। एयरफोर्स में पूछा गया, 5 तारीख को पेपर है, शायद 5 तारीख का ही था, कंफर्म नहीं, लेकिन 5 या 6 तारीख का था। तो देखो नो सूनर के साथ हमेशा देन लगाते हैं। अब आगे पढ़ो, मैंने तो पढ़ लिया क्वेश्चन। यहाँ पर देखो ये दैट लग रहा है, दैट नहीं आता। नो सूनर के लिए जो कंजंक्शन आता है यानी कनेक्ट करता है, वो देन करता है, ना कि दैट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देन। अच्छा देखो ऑप्शन में क्या आया था एयरफोर्स के में, उसमें एक देन कंपैरिजन वाला भी आया था, ये वाला भी। तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो गए थे कि सर करें तो करें क्या। उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि राम सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो मैंने एक छोटी सी ट्रिक निकाली थी। एक बात बताओ, ये क्या लिख रहा है, नो लिख रहा है ना। अच्छा ये बताओ, नो और इसमें आता है वो THAN वाला, क्या आता है, एन। देखो यार, नो का मतलब क्या होता है, नहीं, और एन का मतलब क्या होता है, एक। क्या होता है, एक। मैंने इस तरह से एग्जाम्पल बताया था, मुझे आज भी याद है, 1 महीने पहले ही बताया था उस टाइम पर ही। जैसे मान लीजिएगा आप मेरे घर पर आए और मेरे घर पे कोई फंक्शन है, या फिर मेरी सिस्टर की शादी है, या फिर मेरे भाई की शादी है। तो इस टाइम पर क्या होगा, जब आप मेरे घर पर आएंगे तो मैं आपको मान लीजिए खाना खिला रहा हूँ, ठीक है, मम्मी खाना खिला रही हैं। अब उस टाइम पर क्या होगा कि बहुत, जब हम किसी रिलेशन में जाते हैं तो हम ज़्यादा खाना नहीं खाते ना, सीधे नो नो बोल देते हैं। लेकिन अब आप मेरे घर पर आएंगे और आपसे मैं बोलूँगा खाते जाओ धकाधक, तो आप क्या बोलेंगे, नो नो। मम्मी बोलेंगी नहीं बेटा एक और ले लो, तो आप क्या बोलेंगे, नो नो। मतलब मम्मी क्या बोल रही है आपसे, एक। एन का मतलब क्या होता है, एक, और ए का भी मतलब क्या होता है, एक। तो मम्मी बोल रही है बेटा एक ले ले, एक ले ले छोटू एक मतलब एन, एक ले ले। तुम क्या बोलो, नो नो मॉम नो। आंटी जी नहीं, बस हो गया, जिग गया। तो ये क्या हो जाएगा, नो के साथ मतलब एन, मतलब एक वाला, एक रोटी की बात हो रही थी, तो यहाँ पर एन लगेगा, ठीक है। EN वाला नहीं आएगा। आगे देखो,
देखो अ पेयर ऑफ शूज वर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, यानी कि जो पेयर था शूज का वो क्या करता, कॉर्नर में खड़ा हुआ था। सोचो इसमें क्या गलती हो सकती है, थोड़ा फास्ट करो। देखो हमेशा याद रखना कभी भी अ पेयर आ जाए ना, ये अ पेयर मतलब होता है एक जूतों का झुंड है, पेयर है, जोड़ा है। तो जो जोड़ा होगा जूतों का, मान लीजिएगा यहाँ पर दो जूते हैं, क्या है ये दो जूते हैं, अब इनका एक पेयर हो गया, तो यार पेयर तो एक हुआ ना, जब एक हो गया तो मतलब क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हुआ। सिंगुलर हो गया तो बताओ क्या यहाँ पर वर आएगा, नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर हम भूल गए, तो मतलब वॉज सिंगुलर होता है या प्लूरल, ये तो कंफर्म समझ में आ गया कि ए पेयर लग रहा है मतलब वो सिंगुलर की बात हो रही है, लेकिन हम भूल गए तो यार देख, हर चीज़ का ट्रिक नहीं होता, लेकिन मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ उस चीज़ का बनाने का। देखो ये लिख रहा है वॉज, सिंगुलर का ऐसे समझो, सिंगुलर का मतलब जिसमें डिजिट कम आ जाए, और प्लूरल का मतलब जिसमें डिजिट ज्यादा आ जाए। देखो वॉज में डिजिट कितना आ रहा है, एक दो तीन, इसमें कितना आ रहा है, तीन, ठीक है। और वर में कितना आ रहा है, देखो एक दो तीन चार, इसमें कितना आ रहा है, चार। बताओ इसमें कम डिजिट वाला कौन सा है, वॉज, इसका मतलब कम वाला होता है सिंगुलर और ज्यादा वाला होता है प्लूरल। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर सिंगुलर आएगा, तो सिंगुलर क्या आ जाएगा, वॉज वाला। आ गया नहीं आ गया, अरे यार देखो किसी पर भी अप्लाई कर दो, यहाँ पर देखो हैज लिख रहा है, कभी किसी को समझ में नहीं आए कि हैजैब में सिंगुलर प्लूरल क्या होता है। तो इसमें देखो एक दो तीन, यहाँ पर तीन, एक दो तीन चार, यहाँ पर चार, कम वाला सिंगुलर यानी हैज सिंगुलर होगा, है प्लूरल होगा। अब यहाँ पर हैजैब भी आता तो भी हम सही कर देते। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, यहाँ पर देखो जैसे इज और आर लिख रहा है, ये देखो यहाँ पर दो आ रहा है मतलब ये सिंगुलर, यहाँ पर तीन मतलब ये प्लूरल हो गया। लेकिन डूडस में अलग होता है, ये रट्टा मार लो, डूडस बिल्कुल अलग होता है। इसमें क्या होता है कि ये सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है, ठीक है। बाकी सबके अंदर एक ही चीज चलता है। अच्छा चलो ये ज्यादा बता दिया। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टॉप ऑल सेल ऑफ डायमंड, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे मिल गया, एरर मिल गया। ये बताओ इस एरर से रूबरू में पहले वाले क्वेश्चन से, देखो ऑल द मेंबर्स, ये ऑल के बाद जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, प्लूरल आ रहा है ना, और आता भी प्लूरल ही है। तो बताओ यहाँ पर एक बात बताओ, ऑल के बाद जो सेल आएगा क्या वो सिंगुलर आएगा, नहीं, आता तो प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा, बस खत्म। आगे देखो, देखो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें इंग्लिश में महारती हासिल थोड़ी करनी है, हमको मास्टर तो नहीं बनना ना, हमको सिर्फ उसको कॉन्सेप्ट को समझना है। हिंदी मत करो, मैं हिंदी क्यों नहीं बताता, होता ये है कि जो हिंदी जो इंग्लिश को बहुत कम जानते हैं, अगर मैं हिंदी बताता जाता हूँ तो उनको ऐसा लगता है यार हिंदी और आ गई, एक तो इंग्लिश नहीं आ रही उसके ऊपर से हिंदी और ये लफड़ा पड़ रही है, तो इसलिए मैं हिंदी नहीं बताता। हिंदी का कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पर काम करें, सीधे क्वेश्चन देखा और सीधे फटाक से आप अपने कॉन्सेप्ट को टच करेंगे और अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। अदरवाइज हिंदी के चक्कर में पड़ जाओगे तो लफड़ा पड़ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले इंग्लिश आया ना, इंग्लिश से हिंदी हमने सीखा, तो इंग्लिश मेन है, तो इंग्लिश पर थोड़ा ध्यान दो। आगे देखिएगा, द एडवोकेट लीक्ड द मैटर टू द मीडिया, ये इसमें देखो कोई भी गलती नहीं है, ये बिल्कुल डी वाला सही है, यानी एडवोकेट ने क्या कर दिया, मैटर को लीक कर दिया मीडिया के सामने। तो यहाँ पर हाँ एक और बात देखो, लीक के बाद क्या आता है, टू आता है, क्या आता है, टू, समझ में आ गया। चलो आगे देखो, इफ आई वुड, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, मैं ऐसा है देखो, मैं जानबूझकर इस कॉन्सेप्ट को नहीं बता रहा, ये मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था, बहुत प्यार से समझाया था, पूरा समझाया था, कंडीशनल सेंटेंसेस का है, ये तो नहीं बता रहा, लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस में एक कॉन्सेप्ट और आता है वो बता देता हूँ। देखो सुनो, अगर कभी भी इफ के साथ एक बात याद रखना, इफ के साथ कभी भी फ्यूचर नहीं चलता, क्या नहीं चलता, फ्यूचर नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पर जो कॉमा लगेगा और आगे वाला जो सेंटेंस चलेगा उसमें फ्यूचर आ सकता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। यानी देखो पीछे वाले में तीनों आ सकते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आ सकता है, लेकिन जो इफ के साथ जो चलता है इसमें सिर्फ प्रेजेंट आ सकता है, पास्ट आ सकता है, लेकिन फ्यूचर कभी नहीं आ सकता। तो याद रखना इफ के साथ कभी भी शैल बिल वगैरह नहीं चलता, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। आगे देखो, अवर वेदास एंड उपनिषद आस्क्ड अस टू ट्रेड द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। यहाँ पर देखो थोड़ा मैं इसे बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आस्क्ड का मतलब क्या होता है, पूछना, जबकि हमारे जो वेदास और जो उपनिषद हैं वो हमको पूछते नहीं है, वो हमको बताते हैं, एडवाइस देते हैं। तो देखो आस्क्ड नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, टोल्ड आ जाएगा या फिर एडवाइज्ड आ जाएगा, क्योंकि जो गीता कुरान महापुराण ये सब हमको क्या एडवाइज्ड देती हैं, सलाह देती हैं, ना कि हमसे पूछती हैं, समझ में आया। तो वहां पर बस टोल्ड या फिर हम आस्क्ड एडवाइस लगा सकते हैं। आगे, द स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैव बीन डिमांडिंग अ ह्यूज कॉम्पेंसेशन, देखो कॉम्पेंसेशन का मतलब है मुआवजा, ठीक है, फ्रॉम द एयरलाइन कंपनी। सोचो इसमें क्या गलती हो सकती है,
थोड़ा मैं भी चेक करता हूँ कहीं गलती है या फिर नहीं। देखो यहाँ पर यह कोई भी गलती नहीं है, डी वाला एकदम सही है, ठीक है। अब इसमें कोई गलती नहीं है। आगे देखो, यू कैन स्पेयर मी 10 मिनट्स ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम इजंट इट, ये आपका क्वेश्चन टैग का है। यदि आपको क्वेश्चन टैग नहीं आते तो अभी सर्च कर दो यार, लिखो क्वेश्चन टैग बाई राम सर। 3 चैप्टर बताऊंगा, तीनों के अंदर जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे, इतना कंठस्थ तरीके से वो बता दे। सर्च कर लो फटाफट से इस वीडियो को देखने के बाद। यहाँ पर देखो से समझो, कभी भी अगर क्वेश्चन टैग आ जाए तो लास्ट में देख लेना इजंट इट, ऐसे इट वगैरह या फिर क्वेश्चन मार्क लग रहा होगा। आपको देखना है ज़्यादातर जो गलतियां होती है ना वो इसी में होती हैं, यानी जहाँ पर इजंट इट वगैरह का जो ऑप्शन होगा ना, अगर नहीं भी आता आपको तो ज़्यादातर जो गलतियां होती हैं क्वेश्चन टैग की वो इसी में पार्ट में होती हैं। अब सुनो, यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन टैग में अगर ये हिस्सा आपका पॉजिटिव है तो ये वाला क्या होगा, नेगेटिव। यार नेगेटिव तो है, फिर क्या गलती है। देखो यहाँ पर ये वर्ब कौन सी यूज की है, कैन, लेकिन लास्ट में जो आप नोट लगाते हैं ना, तो नोट से जो पहले आने वाली वर्ब होती है वो वही वर्ब होती है जो आगे यूज पहले पहले हो चुकी है। तो बताओ पहले क्या यूज हुई है, कैन, तो यहाँ पर कैन के साथ शॉर्ट में आना चाहिए कैंट इट। और देखो इट भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखो आगे लिख रहा है यू कैन, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो इसका नेगेटिव और उल्टा बन जाएगा। तो उल्टा बनाओ पहले, तो नेगेटिव बनाओ, तो ये क्या हो जाएगा, कैन का कैंट, शॉर्ट में लिखो, उल्टा यू है तो यू लिख दो बस, तो ये हो जाएगा कैंट यू। तो यहाँ पर जो ये वाला सी वाला वो गलत है। आगे देखो, सर्च कर लेना समझ में आ जाएगा, अगर फिर भी नहीं आया हो तो ट्राई कर रहा हूँ मैं समझाने का। देखो आगे देखो, डैनियल वॉज वंस ऑफ द ग्रेटेस्ट जज दैट हैज एवर लिव्ड। सोचो इसमें क्या गलती है। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है और ये नेवी के अंदर पूछा गया कॉन्सेप्ट है, कई बार मैंने समझा दिया, जैसे मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिएगा मेरे दादाजी कौन है, चौधरी है ना, ठीक है, तो मेरे पापा भी चौधरी। समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे कोई आनंद नहीं आ रहा इन चीज़ों को समझाने में। मतलब मेरे दादाजी चौधरी, मैं, ठीक है, मेरे फादर चौधरी और मैं भी चौधरी और मेरा बेटा भी आने वाला चौधरी हो जाएगा। अब इससे हमें क्या समझ में आया, इससे समझ में ये आया कि अगर एक जो कंजंक्शन लग रहा है, यदि आगे वाला सेंटेंस यदि आपका पास्ट का है तो दैट के बाद भी आने वाला टेंस किस में हो जाएगा, पास्ट का। यदि इस कंजंक्शन से पहले यदि प्रेजेंट का है तो बाद में आने वाला भी कैसा हो जाएगा, प्रेजेंट का हो जाएगा। समझ में बात आया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना आज की मैं कल की बात कर रहा हूँ, मतलब पास्ट के बारे में और पीछे वाला प्रेजेंट में, ऐसा नहीं। तो ये रूल होता है, यानी कंजंक्शन से पहले जैसा टेंस होता है जिस टेंस का वैसा ही होता है। ये आगे भी 2-3 क्वेश्चन इसमें बने। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो वॉजवर ये पास्ट में आता है, लेकिन यहाँ पर हैज ये तो प्रेजेंट में आता है, तो देखो हैज नहीं आएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड। चलो सी वाले आगे देखो, शी इज सो कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, यानी कि वो इस काम को करने में बहुत ज़्यादा क्या कैपेबल है, ये हो गया। अब यार एक बात सुनो, हमेशा के लिए याद रखना कि अगर सो आ रहा है तो इसका मतलब आगे कहीं ना कहीं दैट आ रहा होगा जरूर। अगर टू आ रहा है तो इसका मतलब आगे कहीं ना कहीं टू आ रहा होगा जरूर। ये सब जोड़े में चलते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे पति पत्नी का जोड़ा होता है उसी तरह से सो दैट का जोड़ा होता है, टू का जोड़ा होता है। समझ में आ गया। ऐसा नहीं हो सकता कि सो आ रहा है दैट नहीं आए, ठीक है, मतलब अगर सो आ रहा है तो मतलब दैट आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है। अगर टू आ रहा है तो मतलब टू आएगा ही आएगा, ऐसे समझो। अब यहाँ पर आप देखो सो आ रहा है, आगे कहीं दैट दिख रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब ये गलत है, सो नहीं आना चाहिए। यहाँ पर आप वेरी लगा लो, वेरी लगा लो, क्वाइट लगा लो, चलेगा, लेकिन यहाँ सो नहीं आएगा, सो हमेशा दैट के साथ आता है, ठीक है। आगे देखिएगा, डैनियल ये हो गया, शी हो गया। 12वां देखो, दैट द प्रपोजल, थोड़ा जल्दी बता देता हूं मैं आपको, दैट द प्रपोजल विल बी रिजेक्टेड इज टू वेरी एबिडियंट। अभी मैंने समझाया था, अभी तुरंत बोला था, अगर टू आ रहा है तो क्या आएगा, टू जरूर आएगा। बताओ क्या इस टू के बाद आगे कहीं पर टू दे रखा है, नहीं दे रखा, इसका मतलब ये गलत है, सी वाले में गलती है। यहाँ पर वेरी लगा लो, क्वाइट लगा लो, चल जाएगा। मैं बताऊं एक, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पर ऑलरेडी वेरी दे रखा है इसलिए यहाँ पर कुछ आएगा ही नहीं, सिर्फ इस टू को हटा दो। हाँ अगर ये वेरी नहीं होता तब हम यहाँ पर वेरी या क्वाइट लगा सकते हैं, ठीक है। तो सो और दैट के साथ, सो के साथ दैट चलता है, टू के साथ टू चलता है, याद करो, रट्टा मार लो कैसे भी यार, ये पूछे जाता है कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कन्फ्रंटिंग दैम इज द लैक ऑफ टाइम। सामना करना, कॉन्फ्रंट का मतलब क्या होता है, फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ, किसी का सामना करना। यहाँ पर गलती है पहले वाले पार्ट में। क्यों गलती है पता है आपको, कभी भी ऐसी कोई डिग्री जिसमें सुपरलेटिव, जिसके लास्ट में EST लग रहा हो,
उससे पहले बताओ हम क्या एन का यूज करते हैं या दा का, तो यहाँ पर दा का यूज। तो यहाँ पर मैंने समझा दिया, ए नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा दा। सर कैसे, जरा दोबारा बताना। यार देख बहुत सिंपल है, अगर कोई भी डिग्री जिसमें ईएसटी लग रही हो मतलब क्या हो जाएगा, वो सुपरलेटिव डिग्री है। और जब सुपरलेटिव डिग्री है तो कोई भी चीज सुपर होती है तो बताओ उससे दा, दा का मतलब दादा, और दादा का मतलब क्या हो गया ताजमहल से। हम ताजमहल से पहले हमने दा क्यों लगाया, क्योंकि वो जानी मानी चीज है, अपने आप में दादा है, सुपर है। बस सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, बता रहा हूँ मैं एक तरह से, वो सुपर है, यानी कि वो दुनिया जानती है उसे, दुनिया में एक है वो चीज़, इसलिए दा यूनिक चीज़ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री अपने आप में यूनिक होती है, इसलिए यहाँ पर दा आ जाएगा। चलो आगे देखो, ही इज जूनियर देन द टीम लीडर बाय ओनली अ फ्यू मंथ्स। चलो यहाँ पर एक बात याद रखना, फ्यू के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है, वो भी काउंटेबल आएगा ना कि अनकाउंटेबल, ये कॉन्सेप्ट पूछा गया था। एक और देखो, एक क्वेश्चन ये है, अगर मैंने वैसे बता दिया, अगर कभी भी ये आ जाए जैसे आई यू आर जैसे, तो उसके बाद क्या आता है, टू आता है। समझाता हूँ, जूनियर, ही जूनियर देन द टीम लीडर, यानी वो टीम लीडर से क्या है, जूनियर है। तो आप सोचेंगे सर कंपैरिजन हो रहा है तो मतलब देन लग रहा है, मतलब सही है। नहीं मेरे दोस्त, अगर कभी भी आई ओ आर आ जाए, यानी जूनियर, सीनियर, इंटीफीरियर, सुपीरियर, इन सबके पीछे आई ओ आर आता है, तो इनके साथ जो कंपैरिजन में लगाया जाता है वो क्या लगता है, टू लगता है। क्या लगता है, टू। अच्छा एक और देखो, एक और पूछा गया है बहुत ज्यादा, ये क्या लिख रहा है, प्रीफर। क्या लिख रहा है, प्रीफर लिख रहा है ना। प्रीफर के साथ कंपैरिजन में हम हमेशा क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ऐसे याद रखो, ये जो टू लिख रहा है ये लिख रहा है टू। क्या लिख रहा है, समझा देता हूँ, ट्रिक से समझाता हूँ, ठीक है। ट्रिक के बहुत प्यासे होते हैं। यहाँ देखो ये टू लिख रहा है ना, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ टू, मानो ये टू लिख रहा है दो। एक बात हो, यहाँ पर ई आर कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है ना, ई आर, तो मतलब दो बार आ रहा है, इसका मतलब टू, और टू का मतलब हो गया टू। यानी कि अगर प्रीफर के साथ कोई भी कंपैरिजन के लिए लगाएगा तो हम टू लगाएंगे, अगर जूनियर, सीनियर, इंटीफीरियर आ जाए तब भी हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। आगे, काइंडली सेंड दिस लेटर, ये तो गलत है भाई, ऑन नहीं आएगा, यहाँ पर टू आ जाएगा, क्योंकि सेंड के बाद क्या आता है, टू आता है। आगे, दे हैव बीन प्रोहिबिटिंग मी फॉर बोरिंग मनी, यानी उन्होंने बिल्कुल मुझसे मना कर दिया है, ठीक है, पैसा उधार लेने के लिए। तो यार एक बात बताओ, अगर किसी चीज से मना करेंगे, ना कि किसी चीज के लिए मना करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने तुम्हें वहां जाने से मना कर दिया, मैंने तुम्हें वहां जाने के लिए मना कर दिया ना, मैंने तुम्हें वहां जाने के लिए बोल दिया, तो के लिए मतलब आप क्या बोल रहे हैं, आप वहां जाने की परमिशन दे रहे हैं। लेकिन अगर कभी भी प्रोहिबिट आ जाए, ठीक है, प्रोहिबिट एस्केप आ जाए, मतलब मना कर रहा है, वहां से दूर जा रहा है, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। तो यहाँ पर फॉर नहीं, फ्रॉम आएगा। आगे देखो, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर देखो पास्ट यूज हो रहा है, सेकंड फॉर्म है ना, तो बताओ यहाँ पर हैज आएगा, नहीं यहाँ पर आएगा हैड। बस खत्म हो गया। मतलब क्या है, इसके बी वाले पार्ट में गलती है। आगे देखो, आई हैड नो राइट टू अटेंड दिस मीटिंग सिंस ही हैज नॉट बीन लिविंग इंटेंडेड फॉर द सेम। यार एक बात बताइए, आगे जो टेंस यूज हो रहा है इसमें दो तरह से लिख सकते हैं, कंफ्यूज कर सकता है आपको। देखो आगे तो प्रेजेंट यूज हो रहा है, यानी ये वाला जो हिस्सा है वो पास्ट का है, और आगे देखो प्रेजेंट यूज हो रहा है, यानी कि दोनों के दोनों एक ही में होने चाहिए। तो ये जो हैड है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। तो देखो ये भी हैज हो गया और ये भी हैज हो गया, यानी दोनों एक ही टेंस में हो गए, इसलिए यहाँ पर ए वाले में हम क्या कर देंगे, गलत ही कर देंगे। आप चाहें तो इस हैज को यहाँ पर हैड कर दो तो भी चल जाएगा, बट बेस्ट रहेगा कि आप यहाँ हैड को हटा करके हैज कर दें। आगे देखो, अ डोब पर्स्ड ऑन अ नियर ट्री सीज द एंड्स डेंजर एंड ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर। समझो ध्यान से, यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है, ए ड्रॉप पर्स्ड ऑन अ नियर ट्री सीज द एंड्स डेंजर एंड ड्रॉप्ड। एक बात बताओ, अगर ये सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, इसका मतलब ये पास्ट है, तो बताओ इससे जो पहले वाला यूज हुआ होगा वो भी पास्ट हुआ होगा, लेकिन यहाँ तो सीज, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, होना क्या चाहिए इसका, सेकंड फॉर्म, तभी तो पास्ट होगा। तो यहाँ पर सीज नहीं, यहाँ पर सॉज आना चाहिए। आगे देखो, लास्ट ईयर 2 इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर एस्केप्स फ्रॉम अ पर्सन कैंप इन केन्या ड्यूरिंग द वॉर। बताओ इसमें क्या गलती है, बहुत सिंपल है, जल्दी से छांट लो, सोचो इसमें क्या आ सकता है, थोड़ा मैं भी दिमाग लगाता हूँ, आ गया समझ में। कभी भी अगर लास्ट आ जाए, मतलब भूतकाल से रिलेटेड यदि कोई भी यहाँ पर शब्द लिख रहा है, लास्ट लिख रहा है, लास्ट टुडे, यस्टरडे लिख रहा है ना, द डे बिफोर यस्टरडे, मतलब पास्ट की बात लिख रही है, तो पास्ट का मतलब होता है यार कि वो पास्ट की बात की जा रही है, यानी सेकंड फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एस्केप है इसका सेकंड फॉर्म आएगा,
मतलब क्या हो जाएगा ESCAPD। अच्छा एक और मैंने अभी बताया था कि एस्केप के बाद कौन सी प्रीपोजिशन आती है, फ्रॉम, क्योंकि आप कहीं से फरार होते हैं तो यहाँ पर फ्रॉम आ जाएगा। एक और बताया था मैंने फ्रॉम वाला, बताओ यहाँ पर प्रोहिबिट के बाद क्या आ जाएगा, फ्रॉम। तो दोस्तों मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए। आपको एक कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेहनत कैसी लगी, अपने दोस्तों तक